आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका जो पेपर है VSC2 जो आपका सेमेस्टर 4 में है और उसका यूनिट 3 आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूनिट 3 का जो टाइटल है नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आज के वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूँ और साथ ही साथ जो इसकी कैटेगरीज होगी इस टॉपिक का जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे टॉपिक आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे है, ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इसकी क्या कैटेगरीज हो सकती है, क्या टाइप्स हो सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन आएगा उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आपका टॉपिक सबसे पहले है कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझना क्या है। जो चीज़ें हम देखते हैं जो हमें नेचुरली मिलती है, जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं जैसे एयर है, वाटर है, ये सब क्या कहलाती है? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती है। ठीक है, ध्यान रहे आपका ये पेपर का जो क्वेश्चन होगा वो MCQs होगा, जो आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 MCQs होंगे, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा और दोनों में क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जो सही होगा आपको उसको सही को टिक लगाना है। ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या आर मटेरियल्स और सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर दैट आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब परेशान ना हो, जो मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हूँ उसी का मैं हिंदी भी यहाँ पे लिखा हूँ, आपको मैं हिंदी में ही समझाने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये मटेरियल्स या सब्सटेंसेस है जो हम इंसानों के लिए इस धरती पे ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसी को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, और इस नेचुरल रिसोर्सेज को 2 मेन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है रीन्यूएबल और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल। अभी हम लोग वीडियो के आगे में देखेंगे ये रीन्यूएबल क्या होता है और नॉन रीन्यूएबल क्या होते हैं। एक एक करके हम लोग पार्ट को क्लियर यहाँ पे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड ओवर टाइम एंड आर सस्टेनेबल इफ मैनेज प्रॉपरली। यानी ये रीन्यूएबल क्या होते हैं, इसको जो है नेचुरली हमें मिलता है, ये बार बार जो है नए तरीके से हमें मिल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है। ठीक है, ये सब आपका नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। इसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी है। ये सारे आपका जो है रीन्यूएबल रिसोर्सेस है। अभी इसको बहुत डिटेल्स में भी देखेंगे, एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। जो चीज़ें जो रीन्यूएबल नहीं हो पाती है, जो नई तरीके से दोबारा नहीं मिल पाती है, यानी जिसका एग्जिस्टेंस ख़त्म होने पर उसको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे इसमें फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस है, मिनरल्स है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें हैं जो आपका नॉन रिन्यूएबल में आता है। तो ये इंग्लिश में कुछ यहाँ पे थी जिसको अब मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हिंदी में सबसे पहले जो आपका चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन और सतत विकास, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका परिचय देखिए, इंट्रोडक्शन। प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन और आर्थिक विकास के आधार हैं। आपको पता है हमारे जीवन के लिए या हमारे डेवलपमेंट के लिए प्राकृतिक संसाधन कितनी इम्पोर्टेंट है। इसमें नवीकरणीय संसाधन जैसे जिसको हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, और जो गैर नवीकरणीय है जिसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, खनिज शामिल है। इन संसाधनों को संतुलित उपयोग बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज या फिर जो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल, जो चीज़ हम यूज़ करें अगर उसको बैलेंस करके हम उस संसाधन का यूज़ नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इनको बहुत नुकसान होगा, और अगर बैलेंस करके यूज़ करते हैं तो आने वाले पीढ़ियों के लिए या हमारे भविष्य के लिए बहुत लाभ होगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। सबसे पहला होता है हमारे पास नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल संसाधन क्या होते हैं। ये संसाधन प्राकृतिक रूप से फिर से बन सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी, जंगल, ये सब अभी जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। उसके बाद गैर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है उसमें आपको मिलेगा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, खनिज, ये सारी चीज़ें जो आपका नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको दोनों कैटेगरी समझ में आ गया होगा, जो रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल वो समझ में आ गया होगा। अब जो आगे बात करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसको हम सतत विकास कहते हैं।
इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे वर्तमान की ज़रूरतें पूरी हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचाया जा सके। यानी अभी के संसाधन को हम बहुत बेतरतीब यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा उसको बर्बाद ना करें, ताकि भविष्य को बचाया ना जा सके। यह आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेश और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखता है। अब इसका उपाय क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या उपाय है? यानी संसाधनों का संरक्षण, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका संरक्षण, यानी पानी और ऊर्जा का सही उपयोग करना, वनों की रक्षा और नए पेड़ लगाना। यानी वनों की जो कटाई अगर होती है तो साथ साथ हमें नए पेड़ लगाना होता है, क्योंकि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, शहरों को बसाया जाना भी ज़रूरी होता है, इसलिए वनों की कटाई होती है। लेकिन एक तरफ अगर वनों की कटाई हो रही है तो दूसरी तरफ नए नए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, तो ये हो गया आपका सतत विकास को उपाय। अब यहाँ पे देखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग क्या है, जो रिन्यूएबल है, जैसे सौर, पवन और जल, ये को क्या होता है, विद्युत को बढ़ावा देना, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करना। ठीक है, उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण का उपाय क्या है? कड़े पर्यावरण कानून लागू करना। जैसे हालांकि प्रदूषण जो होता है, जो जिसको हम और आप ही जिसकी वजह होते हैं इसको बर्बाद करने में, इसीलिए यहाँ पे कहा गया इसके जो सॉल्यूशन है कि जो प्रदूषण के जो नियम होते हैं वो कड़े से कड़े होना चाहिए, ताकि हम प्रदूषण को बिल्कुल भी गंदा ना करें। कचरा जो होता है रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, यानी उस जो कचरा से कुछ ना कुछ ज़रूर नया चीज़ को डेवलप करना। उसके बाद कृषि और उद्योगों में जो डेवलपमेंट है उसके बारे में सोचना, जैसे जैविक खेती को बढ़ाना, उद्योगों में पर्यावरण अनुकूल तकनीकी अपनाना। नेक्स्ट पॉइंट है जन जागरूकता और शिक्षा, यानी पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना कि पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है, और लोगों को इसके बारे में बताना ताकि वो लोग पर्यावरण की सुरक्षा कर सके, पर्यावरण की संरक्षण कर सके, नए नए पेड़ लगा सके और जो है पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। उसके बाद यहाँ पे चैलेंजेज हो सकते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ हो सकती हैं कि संसाधनों को अत्यधिक दोहन करना, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जंगलों की कटाई और जैव विविधता की हानि, आर्थिक और राजनीतिक सीमाएं, तो ये सब क्या है, इसकी चैलेंजेस है। अगर हम पर्यावरण को अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे सामने चैलेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा और हम इसको डिटेल्स में करते हैं। जैसे हमारे पास है नवीकरणीय संसाधन, जिसको हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है कि वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो समय के साथ पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। ये अनवरत रूप से उपलब्ध रहते हैं। यदि इनका सही तरीके से उपयोग और संरक्षण किया जाए तो ये हमेशा उपलब्ध रह सकते हैं। ये संसाधन पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जैसे सबसे पहला सौर ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा क्या होता है? सोलर एनर्जी क्या होता है? यह सूर्य की किरणें से प्राप्त ऊर्जा है, जिसे सौर पैनलों द्वारा बिजली में बदला जाता है। यह असीमित और पर्यावरण का अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। अभी आप देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चला है सोलर प्लांट लगाना, सोलर एनर्जी का यूज़ करना। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं पवन ऊर्जा। ये भी आपका जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। पवन यानी हवा ऊर्जा, विंड एनर्जी किसको कहते हैं? हवा की गति से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे पवन चक्कियों यानी वाइंड टरबाइंस के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी जो भी हम एनर्जी का यूज़ करें उसका मेन पर्पस क्या, हम उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, यह ऊर्जा स्रोत कोयला और पेट्रोलियम की तुलना में स्वच्छ और नवीकरणीय है। यानी विंड एनर्जी क्या है? एक तरह का प्रदूषण नहीं फैलाता है। आगे देखेंगे जल ऊर्जा यानी हाइड्रो पावर। बहते हुए पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसे जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बनेगा। ओके, अगला देखते हैं। बड़े बड़े बांध बनाकर जल को संग्रहित किया जाता और टरबाइन से विद्युत उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी है। पृथ्वी के अंदर मौजूद उष्मा से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जैव ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, यानी कि पेड़ पौधों, कृषि अपशिष्ट और जैविक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग बायोगैस, बायोडीजल और बायोफ्यूल बनाने में किया जाता है। किसका? बायोमास एनर्जी का। उसके बाद देखें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। जंगलों की लकड़ी, फल, औषधियाँ आदि प्राप्त होते हैं और इन्हें पुनः उगाया जा सकता है। सही, वन्य जीव और वन्य जैविक संसाधन यदि सही तरीके से संरक्षित किए जाएं तो लंबे समय तक उपलब्ध रख सकते हैं। चलें, यहाँ तक हो गया।
अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जो हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में उसका फ़ायदा क्या होगा, पर्यावरण हितैषी, यानी कि ये प्रदूषण कम करते हैं और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। और ऑब्वियसली हम इंसान क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा नेचुरल है प्रकृति का वो बिल्कुल बैलेंस रहे, ठीक है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा क्या है, डेवलपमेंट में सहायक, ये अनंत स्रोत है और भविष्य में भी उपलब्ध रख सकते हैं। ऊर्जा का सुरक्षा होता है, ये जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को कम करता है, जैसे पेट्रोल वगैरह। स्थानीय रोजगार के अवसर, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं नई रोजगार पैदा करती है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का परिचय। ये जो होता है वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और लाखों वर्षों में बनते हैं। इन संसाधनों को अत्यधिक उपयोग करने से ये समाप्त हो सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से जल्दी पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है फॉसिल फ्यूल्स, यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। ये लाखों वर्षों तक जैविक अवशेष जैसे पौधे और जीव जंतु के दबाव और तापमान के कारण बनते हैं। इनका उपयोग बिजली उत्पादन, परिवहन और उद्योग में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज क्या होता है, ये खनिज चट्टानों और पृथ्वी के सतह के अंदर पाए जाते हैं। उदाहरण जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। इनका उपयोग निर्माण, गहनों, औद्योगिक मशीनों और तकनीकी उपकरणों में किया जाता है। अत्यधिक खनन से भूमि क्षरण, यानी कि बहुत ज़्यादा खुदाई से क्या होता है, सॉइल इरोजन, भूमि का जो क्षरण होता है और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। ये आपका क्या हुआ, मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन। उसके बाद परमाणु ऊर्जा संसाधन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। परमाणु बिजली संयंत्रों में इस ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध कराती है, लेकिन इसका कचरा जो होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, बहुत हानिकारक होता है, यानी कि प्रदूषण फैलाएगा, ये हमारा जो प्रकृति को प्रदूषित हो सकता है, ठीक है। अब इसकी समस्या क्या है, गैर नवीकरणीय के संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल की जो रिसोर्सेज की जो लिमिटेशन है, समस्याएं, वो क्या है, इसकी सबसे पहली समस्या है कि सीमित उपलब्धता, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, ये संसाधन सीमित मात्रा में है। ऐसा नहीं कि कोई खनिज यहाँ पाया जाता तो वो हर जगह पाया जाएगा। जैसे तांबा अगर इस एरिया में है, झारखंड एरिया में तांबा है, तो कहीं और नहीं हो सकता है, तो ये हर जगह नहीं, जबकि एयर, वाटर वो हर जगह उपलब्ध है। सीमित उपलब्धता, ये संसाधन सीमित मात्रा में है और ख़त्म हो सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, ये भी इसकी लिमिटेशन है। जीवाश्म ईंधनों को जलने से वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन बढ़ता है। खनन से नुकसान, खुदाई से क्या होता है, अत्यधिक खुदाई से भूमि नष्ट होती है और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। ऊर्जा संकट, गैर नवीकरणीय संसाधनों की कमी के कारण ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताया, कुछ चीज़ें थी जो आपको हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में बताया, कैसे कैसे ये ऊर्जा को जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है और नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स के उसके चैलेंजेस क्या, लिमिटेशंस क्या। तो ये हमने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया। अब इसमें से जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊँगा कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा उसी को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।